हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ जो बहुत ही टेंशन में हैं कि कैसे हम इस महामारी के दौर में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। कौन हमें गाइड करेगा, कैसे हम पढ़ेंगे। तो अब निश्चिंत हो जाइए और आइए मेरे साथ, हम बनेंगे आत्मनिर्भर और अपनी पढ़ाई को आत्मनिर्भर स्टडी के साथ बिल्कुल निश्चिंत तरीके से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट लिया है। ओके, देन तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट with आत्मनिर्भर स्टडी बाय शिखा। ओके, देन फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो what is chemical equations? First of all, we will discuss about the what is chemical equations. Chemical equations क्या होती हैं? A chemical reactions can be represented by chemical equation. जो chemical reaction होता है वो represent करते हैं हम किसके द्वारा? chemical equation के द्वारा. It involves uses of symbol of elements और chemical formula और reactant and product with mention of physical state. तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल इक्वेशन होगी तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इक्वेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे और कैसे हम लिखेंगे? इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? एलिमेंट्स एंड केमिकल फार्मूला एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और मेंशन फिजिकल स्टेट। इतनी सारी चीज़ें उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे केमिकल इक्वेशन में। ये तो ही केमिकल इक्वेशन की बात। The necessary conditions such as temperature, pressure or any catalyst should be written on arrow between reactant and product. यहाँ हम देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें होगा कि क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा आपका रिएक्टेंट एंड देन राइट हैंड साइड में रहेगा आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होगा वो भी किसके थ्रू बनेगा? उसको भी हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किनके द्वारा बनती है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है वो बनाता है क्या? प्रोडक्ट बनाता है कुछ एलिमेंट्स के से मिलकर। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का, द रिएक्शन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है उसको बर्न करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब मीन्स एयर के प्रेजेंस में, मीन्स उसको हमेशा आपको पता होगा, आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में जो है आग जो होती है दहकती है या फिर जलती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो देखेंगे हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये होगा हमारा वर्ड इक्वेशन। ये वाला जो रहेगा आपका, ये रहेगा वर्ड इक्वेशन। वर्ड मीन्स जो हम उसके नाम लिखेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम लिखा यहाँ हमने प्लस ऑक्सीजन, तो ये कहलाएंगे हमारे क्या? रिएक्टेंट। ओके, देन ये एरो शो करेगा क्या कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना, वो हमारा हुआ प्रोडक्ट। तो ये हुआ हमारा वर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ लिखा था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम ना कह के यहाँ हमने उसका सिंबल यूज़ किया है। केमिकल इक्वेशन में मतलब केमिकल फार्मूला क्या होता है उसका? Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीशियम। जैसे कि लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम को क्या कहा जाता है। 10th क्लास में भी है कि उसकी मैग्नीशियम जो है, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट से लेके मीन्स 1 to 20 एलिमेंट्स जो रहेंगे पीरियडिक टेबल के, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद करने होंगे, क्योंकि ये सारे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में और आगे आने वाली क्लासेस में। ओके, देन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स Mg प्लस O2 विल गिव MgO। ये तो हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सी स्टेट होती है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो। यहाँ तक क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन तो लिखना सीख लिया भाई हमने, अब देखेंगे हम कि आगे बैलेंस कैसे करेंगे इस इक्वेशन को। बिना बैलेंस के केमिकल इक्वेशन का कोई मीन्स नहीं है। सो हम देखेंगे कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज़ नेसेसरी। केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो मास होता है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो बोथ साइड, इन द रिएक्टेंट साइड और द प्रोडक्ट साइड, बोथ साइड्स इज इक्वल, नो अदर देन elements are involved or not destroyed. Okay, so the number of atoms of each element remains the same, so before and after a chemical reaction, then the chemical reaction जब होगी तो उसमें या तो पहले या बाद में उसमें कोई नंबर ऑफ एटम्स में या उसके एलिमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब यहाँ देखिए, जैसे देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड यदि हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो यहाँ हम 3 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते या नहीं हो सकते, दोनों साइड इक्वेशन जो होएगी बैलेंस रहेगी। तो इसको हम समझेंगे किसके थ्रू, एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ हमने फिर देखा है, यहाँ वर्ड इक्वेशन ली है हमने, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स ये आपका क्या कहलाया, रिएक्टेंट, एंड देन थ्रू द एरो वी रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। ओके, so here we will form zinc sulfate plus hydrogen. Okay, so this is called the word equation of zinc sulfate, zinc plus sulfuric acid, then we will form the product zinc sulfate plus hydrogen. Okay, then it is represented in the chemical equation in Zn plus H2SO4, we will give the product ZnSO4 plus H2. Okay, this is clear. How to balance a chemical equation? How we will balance the chemical equation? So हम इसमें देखेंगे कि स्टेप वाइज मैं आपको समझाऊंगी कि आपको जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो उसमें आपको कोई मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ इसको हम जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे उस मेथड को कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। सो फर्स्ट स्टेप जो होगी, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। अब यहाँ हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो है आपको बहुत सारी इक्वेशन, ये तो अभी बहुत छोटी इक्वेशंस हैं, आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इक्वेशंस देखनी होंगी, तो वहाँ आप कैसे काम करेंगे। तो यहाँ जो हमारी इनिशियल स्टेज है ये देखेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में हमको देखना है केमिकल इक्वेशन एक हमारे सामने रखी हुई है जो कि है Fe प्लस H2O, वी विल गिव द प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ क्या, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ Fe जो इसके एटम्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने हैं, यहाँ है अपने प्रोडक्ट में 1। ओके, Fe लिखा है मीन्स यहाँ 1 मॉलिक्यूल है। देन यहाँ देखिए प्रोडक्ट में हमारे पास है Fe3 मीन्स यहाँ Fe के 3 एटम्स है, तो ये बैलेंस तो ऑब्वियसली नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट में है जो 1 है और प्रोडक्ट में हमारे पास है 4 है, तो अब ये इसको हमें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको बॉक्सेस में हम कवर करेंगे, बॉक्सेस ड्रॉ कर देंगे अराउंड दी फार्मूला। देन सेकेंड स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि काउंट करेंगे हम नंबर्स कि ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है जो हमने ली है अभी विद एग्जांपल, तो इसमें हम देखेंगे फेरस में एक टेबल बनाएंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने देखा कि फेरस जो है, फेरस के कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फेरस जो है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, एटम्स इन रिएक्टेंट है कितने 1, एंड यहाँ हमने देखा कि प्रोडक्ट में कितने हैं 3। नेक्स्ट हमने एलिमेंट लिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में यहाँ हमने देखा है कि रिएक्टेंट में है 2 एटम्स, प्रोडक्ट में है 2 एटम्स, दिस इज बैलेंस्ड। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन द रिएक्टेंट प्रेजेंट ओनली 1 and in product it is 4, so it is not balanced. Okay, next step, equalize the number of atoms of element which has maximum number of putting in front of it। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एलिमेंट मैक्सिमम किस में है, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो कोई भी हो सकता है, या तो रिएक्टेंट हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है। वी सेलेक्ट Fe3O4, यहाँ हमने देखा कि यहाँ इस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो एटम्स प्रेजेंट हैं
Fe के 3 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स है एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। अब हमने इसमें देखा कि ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को लिया। यहाँ हम देखेंगे द बैलेंस ऑक्सीजन एटम। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम को, इसको हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, इनिशियल स्टेज में देखा हमने इन रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल है किसका, इन H2O 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ओके। और यहाँ हम देखेंगे प्रोडक्ट में 4 इन Fe3O4, यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन के, 4 एटम्स, 4 एटम्स हैं। तो टू बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने देखा कि यहाँ 1 है और यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 है। अब हमको दोनों साइड 4 करने, तो हम क्या करेंगे, 1 में 4 का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 4। अब हमको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है केमिकल इक्वेशन में, वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज 4H2O। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके आगे मीन उसके कोफिशिएंट लगा सकते हैं 4H2O एंड नॉट H2O4। H2O4 हम नहीं लिख सकते हैं और H2O होल ब्रैकेट 4 ये भी नहीं लिख सकते। नाउ पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टली जो बैलेंस्ड किया, अभी हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है तो यहाँ हमने लिख दिया Fe प्लस 4H2O। यहाँ हमने देखिए ये कोफिशिएंट लगाया है 4, ये लगाया है 4, तो यहाँ बैलेंस हो गया क्या, ऑक्सीजन एटम, यहाँ ऑक्सीजन का एलिमेंट जो है वो यहाँ बैलेंस हो गया है। तो यहाँ 4 जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए हैं, यहाँ भी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बट भाई देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 4H2, यहाँ 4H2 है, तो यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई जो हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया है लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ इम्बैलेंस हो गया है। अब इसको भी हमको बैलेंस करना है, नेक्स्ट स्टेप में वो भी कर देते हैं। तो Fe, नेक्स्ट स्टेप देखिए, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। Fe, यहाँ देखिए Fe एंड H एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ये बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। अब इनमें से हम कोई भी एलिमेंट्स एक उठाएंगे और उसको प्रोसीड करेंगे बैलेंस करने के लिए। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन एटम को कि प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन, एक मिनट, हाँ, to equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules hydrogen as 4 on RHS। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ 4 हैं, राइट हैंड साइड में 4 एटम्स हैं, तो अब यहाँ पे भी हमको कितने करने हैं, यहाँ देखा हमने 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ 4, यहाँ हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे 4 लगाया। अब ये देखेंगे कि यहाँ तो कितने हो गए एटम्स, 4 × 2, तो ये कितना हो गया, 8। नेक्स्ट देखते हैं हम, इनिशियल स्टेज में देखा हमने 8 इन 4H2O, यहाँ 8 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4, 8 एलिमेंट्स जो एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हो जाएंगे। अब इक्वेशन को बैलेंस करें, Fe प्लस H2O ये पहले कर चुके थे, देन प्रोडक्ट में करेंगे Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों साइड हाइड्रोजन एटम जो है वो भी बैलेंस हो गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम, यू फाइंड आउट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन। ओनली 1 एलिमेंट जो है वो ही सिर्फ बैलेंस नहीं है, दैट इज आयरन। तो अब आयरन को भी हमें बैलेंस करना है। टू इक्वलाइज आयरन वी टेक अ एटम ऑफ आयरन ऑन LHS। अब देखेंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ फेरस की कितने एटम्स हैं, 1, और यहाँ प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, तो यहाँ हम 3 कर देंगे, दोनों तो इक्वलाइज हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास आई वो क्या हुई, ये हमने देखा इक्वेशन 3Fe प्लस 4H2O विल गिव Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, ये इक्वेशन जो हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ हो गया हमारा 3 आयरन के मॉलिक्यूल्स हो गए, दोनों साइड देख लीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 एटम्स हैं।
देन यहाँ हमने हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन के 8 हैं, यहाँ प्रोडक्ट में भी 8 हो गए हमारे, ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ प्रोडक्ट में भी हमारे 4 हो गए। तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। अब बात आती है, हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है। यहाँ तक बैलेंसिंग की बात थी तो हो गई। अब हमें देखना है कि इसमें स्टेट कौन सी है, स्टेट किस स्टेट में है जो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने इसमें स्टेट कितनी होंगी, स्टेट होंगी हमारी, स्टेट देखा हमने कि सॉलिड स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी और एक्वस स्टेट होगी। सॉलिड स्टेट को हम कहेंगे S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड स्टेट को L से रिप्रेजेंट करेंगे, गैसियस स्टेट को G से और एक्वस स्टेट को AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इन वाटर, सॉल्वेंट जहाँ पे वाटर रहेगा, ठीक है, उसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन में देखिए 3Fe + 4H2O विल गिव Fe3O4 + 4H2। यहाँ हमने इनके फॉर्म लिख दिए, कौन किस स्टेट में ये प्रेजेंट है यहाँ पे। ये तो हुई केमिकल इक्वेशन की बात। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देन केमिकल इक्वेशंस की जो बात हुई हमारी हो गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के जो टाइप होंगे वो होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि द रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन होंगे, ऑब्वियसली नेम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। The reaction in which 2 reactant combines to form a single product. एग्जाम्पल देखेंगे हम, बर्निंग ऑफ कोल, कोल जो है वो उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये है एग्जाम्पल हमारा CaO + H2O। CaO जो है वो सॉलिड स्टेट में है, क्विक लाइम कहेंगे उसको, और ये H2O के साथ मीन्स H2O क्या होगा, लिक्विड फॉर्म, इन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। वी विल गिव, प्रोडक्ट बनेगा हमारा CaOH (2). ओके, ये होगा एक्वस सॉल्यूशन, ये होगा स्लैग्ड लाइम, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। देन हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में यहाँ हमने देखा कि कंबाइन हुए कितने प्रोडक्ट, टू जो है प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा हमारा एक। ठीक है, ये बना हमारा स्लैग्ड लाइम। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखिए 2H2 ये होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस O2 ये भी फॉर्म होगा गैस में। और सॉरी, यहाँ पे जो एरो लगना था वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, 2H2O, ये बना क्या हमारा वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या बन गया हमारा, ये वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल यहाँ होगा C + O2 विल गिव CO2। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब देखेंगे यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ हम देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक मीन्स, एक्सो मीन्स होता है क्या, निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, मतलब एक्सोथर्मिक in which reaction in which heat is released along with formation of product, means reactant से प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन कैसे बनेगा, हीट रिलीज होने के बाद हीट रिलीज होगी। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, तो हीट जो है वो बाहर निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा यहाँ पे CH4 ये गैसियस फॉर्म में रहेगा प्लस 2O2 गैस फॉर्म विल गिव CO2 + H2O, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्लाइड्स into 2 or more simple substances is called decomposition reaction। जैसे इन सब चीज़ों का नाम से ही पता चलता है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ लेंगे आप तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा, उसी तरह से डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, डिकम्पोज होती है कोई भी चीज़,
ठीक है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। क्या होगा, एक से रिएक्शन होगा तो कोई भी कंपाउंड जो होगा स्प्लिट होगा 2 या 2 से मोर देन 2 सब्सटेंसेस में, उसे कहेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप्स होते हैं जो कि हम समझते हैं। फर्स्ट होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जैसे कि हमको पता चलता है हीट, थर्मल से हमको हीट का नॉलेज होता है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition is carried out by heating is called thermal decomposition reaction. जहाँ पे हीट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, यह फॉर्म देखते चलिएगा। इससे हमको मिलेगा प्रोडक्ट CaO + CO2। ओके, द नेक्स्ट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स है वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व रहेगा। द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी से पास होकर जाएगा, उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि 2H2O विल गिव 2H2 + O2। ओके, द नेक्स्ट है जो टाइप है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखेंगे द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलाइटिक मीन्स, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और या सनलाइट ये हम कह सकते हैं। तो इसको कहेंगे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी सनलाइट में होगी या लाइट में होगी उसको हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके एग्जांपल है 2AgCl gives 2Ag + Cl2। द नेक्स्ट एग्जांपल है AgBr will give Ag + Br2। अब यहाँ पे मैं बैलेंसिंग नहीं बोल रही हूँ एटम्स, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखेंगे हम, अभी हमने देखा था क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये था हमारा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमने देखा कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम डिकम्पोजिशन के में टाइप्स पढ़े। अब यहाँ हम देखेंगे कि सॉरी एक्सोथर्मिक देखा था, अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब एंडोथर्मिक मतलब कि जो रिएक्शन होंगे वहाँ एनर्जी होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वहाँ एनर्जी होगी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, टू ब्रेक रिएक्टेंट एंड कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडो मीन्स क्या होगा, एक्सो मीन्स क्या था, हीट बाहर जा रही थी, ठीक है। यहाँ क्या होगा एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में क्या होगा, अंदर ही होगी। तो अंदर के लिए हम देखेंगे, अंदर हमको चाहिए पड़ेगा क्या, रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब एनर्जी चाहिए पड़ेगी अंदर ही, अंदर हमको क्या चाहिए पड़ेगा, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी क्या करेगी, हमको एनर्जी चाहिए होगी, जब तो हमारी बॉडी काम करेगी तब तो हम जाके कुछ कर पाएंगे। तो यही होगा क्या, जो हमें क्या बोलते हैं, इन द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वहाँ हमें एनर्जी चाहिए पड़ेगी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। किस लिए, ब्रेक करने के लिए, किसको, रिएक्टेंट को, किस लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसको कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन in which more reactive elements displace less reactive elements from its salt solution. The chemical reaction in which more reactive elements displace less reactive elements. यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमने देखा कि जो है रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा इन केमिकल इक्वेशन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो रहेगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को इन अ सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे कि हम एग्जांपल में देखेंगे कॉपर सल्फेट जो है आयरन के साथ रिएक्ट किया उसने, तो यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट तो क्या हुआ, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ जो SO4 है तो वो जो हमारा है किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो वो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। व्हेन आयरन इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट,
जब हम आयरन नेल जो है उसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, देन आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश। तो वो आयरन नेल जो रहेगी वो ब्राउनिश हो जाएगी कलर में। क्यों होगी? क्योंकि उस पर जो वो कंपोजिशन हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा किसका? कॉपर का। एंड द ब्लू कलर ऑफ CuSO4, और CuSO4 सॉल्यूशन जो होता है हमारा कॉपर सल्फेट का, वो चेंज हो जाएगा डर्टली ग्रीन कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। किसके फॉर्मेशन के थ्रू? FeSO4 के फॉर्मेशन के द्वारा। ओके, दिस इज द कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन आप समझ गए हैं। यहाँ देखिए हमने कि यहाँ मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स एक्सचेंज कर लेगा, कहने का मतलब। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे हम, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। अब यहाँ हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक्सचेंज कर लेता है। यहाँ हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। यहाँ क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म तो पढ़ा होगा आपने। तो वो म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब बोलेंगे कि एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे दो फ्रेंड हैं, वो कहेंगे यार मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, एक काम करते हैं अपन दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उस तरफ से उसको कहेंगे हम म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो यहाँ हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका, Na2SO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2 ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों जो हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे, म्यूचुअल क्या करेंगे? एक्सचेंज। ठीक है, तो जो जो वो है जो बन जाएगा क्या? BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इन द अबव रिएक्शन वाइट प्रेसिपिटेशन BaSO4 इज फॉर्म। तो यहाँ क्या बनेगा? BaSO4 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा बाय द रिएक्शन ऑफ आयन्स ऑफ SO2 माइनस एंड Ba2 पॉजिटिव। देन नेक्स्ट देखेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंसेस एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन्स यहाँ हम देखेंगे कि जहाँ पे एडिशन होगा ऑक्सीजन का एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ हम समझेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो प्लस होगा और हाइड्रोजन जो है वो वहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हम देखते हैं एग्जांपल 2Cu प्लस O2, तो ये बनाएगा CuO। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का वो है रिमूवल हो रहा है, तो ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन रिडक्शन में देखेंगे हम, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंसेस एंड द रिमूवल, इसमें अपोजिट हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा था? एडिशन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल हम देखेंगे CuO प्लस H2 विल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट CuH2O बनाएगा। यहाँ हाइड्रोजन का है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का यहाँ पे हो रहा है रिमूवल, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो ये अपन इससे समझ सकते हैं, ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू। द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? इन अ रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि दोनों ही एक ही इक्वेशन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हैं, इसको कहेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या होगा? कोरोजन मीन्स आप समझते हैं कोरोजन क्या होता है कि कोरोजन मीन्स जंग लगना। ठीक है, व्हेन अ मैटर इज कंपोज्ड टू सब्सटेंस मच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर एक्सेट्रा फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, सच एज कुछ सब्सटेंस होते हैं मॉइस्चर, एयर और वाटर एक्सेट्रा कुछ होते हैं, फॉर सम टाइम्स लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, उस पर क्या होती है? ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है विच वीकेंस द मेटल। क्या, जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले लोहा देखेंगे हम, लोहे पे क्या होगा? अगर हम उसको छोड़ देंगे पानी में, एयर में, मॉइस्चर में,
तो क्या होता है, उस पर तुरंत ही जंग लग जाती है, जंग लग जाएगी। तो उस जंग से को क्या कहेंगे हम उसको, वो क्या हो जाता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और वो क्या करता है, मेटल को वीक बनाता है। देखा होगा कई बार आपने, लोहे पे जब जंग लग जाती है तो वो बहुत वीक हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं। ठीक है, हेंस द मेटल इज सेड टू बी कॉरोड। तो उस मेटल को हम क्या कहेंगे, जिस पे जंग लग जाएगी उसको कहेंगे हम कॉरोड। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉरोजन है रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि हमने कहा जंग लगना लोहे पर। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाना, उसको भी जंग कहेंगे। देखा होगा आपने घर पे कभी कुछ कुछ बर्तन होते हैं, कुछ उनमें स्टील के, उन पे क्या होता है, सिल्वर के या कुछ के, तो वहाँ पे कोटिंग हो जाती है, तो उसको भी हम कहेंगे क्या, कोरोजन। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर पे, उसको भी हम कहेंगे कोरोजन। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम इसको रोक सकते हैं। देन हम देखेंगे रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब ऑक्सीडेशन होगा किसका, फैट्स का, ऑयल का, when exposed to air is known as rancidity, उसे हम कहेंगे rancidity। it leads to bad smell, उससे क्या होगा, bad smell होगी, bad taste होगा फूड का, जैसे कि हम देखते हैं डेली में, जैसे हमारे किचन में देखिए आप, कभी कोई चीज़ हमने रख दी, उसमें क्या होगा, ऑयल होगा, फैट होगा जो हम खाते हैं, ठीक है, उसमें देखा हमने बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाएगी और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, अब उस रेंसिडिटी को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे, और जिसको हम कहेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट में, मतलब फूड सब्सटेंसेस में। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर हम उसको एयर टाइट कंटेनर में उसको रख सकते हैं। तो एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, उसका एग्जांपल जैसे हम देख लेंगे कि हमारे जो चिप्स के पैकेट आते हैं, वो एग्जांपल देखते हैं हम, चिप्स के पैकेट जो आते हैं मार्केट में, वो यदि हम उनको ओपन रख देंगे तो वो क्या होगा, कुछ दिन में ख़राब हो जाएंगे। अब देखते हैं जैसे कि ओपन अगर हम कर लेते हैं पैकेट को, उसको रख देते हैं, तो क्या होता है, मॉइस्चर लग जाता है और बहुत स्मेल आने लगती है उसमें, तो उसमें क्या होता है, फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, रिएक्शन होता है, तो वो रेंसिडिटी हो जाती है, उसमें क्या होता है, एक्सपोज टू एयर नॉन एज, उसको हम कहेंगे रेंसिडिटी। तो इसको हम बचाने के लिए क्या करेंगे, उसको पैक करते हैं किसमें, पैकेट्स में, उसमें नाइट्रोजन फिल होता है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें क्या फिल होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स के एडिशन होगा एंटीऑक्सीडेंट्स का, जिसके जो कि नाइट्रोजन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें आपको जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सभी लोगों के साथ जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है। और आपको मैं इसमें नोट्स प्रोवाइड करूँगी और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको क्लियर भी करूँगी। अभी तो मैंने ये साइंस का सब्जेक्ट बनाया है, यदि आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके क्वेश्चन मुझे दे सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, आप भी मेरी मदद कीजिएगा। ओके, तो गुड लक एंड पढ़ाई करते रहिएगा कंटिन्यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।